तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग साई-फाई हॉरर मूवी को जिसका नाम है स्टीरियोस्कोप। ये एक हॉलीवुड हॉरर मूवी है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन है, आपको काफी पसंद आएगा। सब लोग कहते हैं कि हमेशा इंडोनेशियन मूवीज कवर करते हो, तो चलो आज दूसरी टाइप की मूवी को कवर करते हैं। लेकिन इन केस मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने अभी तक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी वनीता आली नेरेका और पेरीवांगन फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। उन दोनों का ही लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पे मिलेगा। दोनों ही जोरदार मूवीज हैं, सो डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक आदमी लुइस को देखते हैं। वो किसी मॉन्स्टर या फिर क्रीचर से बचकर भाग रहा था। लुइस के पीछे एक क्रीचर लगा हुआ था और वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। उसे उस क्रीचर ने ही जख्मी किया होगा। खैर भागते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो क्रीचर गायब हो गया था। लेकिन इसके बाद हम देख पाते हैं कि लुइस भी जिंदा नहीं बचता। एनीवेज इसके बाद में हम लुइस की बेटी कैली को देखते हैं, साथ ही साथ उसकी माँ रे भी थी। अब अपने पति के गुजर जाने के बाद में रे उसे पूरी तरह से भुला देना चाहती थी और मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन वहीं इसके विपरीत कैली जो होती है वो अपने पिता के काफी करीब थी और वो उनको इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। उनका एक घर था जो कि मिडल ऑफ नोवेयर में था, जो कि वो लोग बेचने वाले थे और रे का यही प्लान था कि वो इस घर को बेचकर एक अच्छी जगह पर अपार्टमेंट ले लेंगे ताकि उनको कमी महसूस ना हो। लेकिन कैली को इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। खैर ये लोग सामान पैक कर रहे थे जहाँ पर वो कौन सी चीजें डोनेशन में डालनी है वो देख रहे होते हैं। अब रे जो होती है वो लुइस की टी शर्ट को डोनेशन बॉक्स के अंदर डाल रही थी। ये देखकर कैली उसे वापस निकाल लेती है। अब वो अपनी माँ से ये कहती है कि हो सकता है कि वो अपने पति को भूल जाए, लेकिन कैली अपने पिता को इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। हमको पता चलता है कि कैली के पिता लुइस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। खैर अब यहाँ कैली अपने पिता के रूम में जाती है जहाँ पर उसके पिता की ढेर सारी रिसर्च के कागज मौजूद थे। उसके पिता का रूम बुरी तरह से बिखरा हुआ था। यहाँ पर उसके पिता के फ्लैशबैक्स भी आते हैं जिसके अंदर उसके पिता ट्रायंगल को बनाकर ये कह रहे होते हैं कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप के 3 साइड हैं जो कि उन तीनों के रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा था, एटलीस्ट रे की तरफ से। खैर प्रेजेंट टाइम में कैली की आंटी मैग उसे कॉल करती हैं और वो उसके हालचाल पूछ रही थी। इसी बीच अपनी आंटी से बात करते हुए कैली को वहीं पर अपने पिता का एक डिवाइस मिलता है जिसे वो बाहर निकालती है। उस डिवाइस के साथ एक डिस्क भी थी और ये एक स्टीरियोस्कोप था। तभी उसे उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है और कैली जल्दी से भागकर नीचे जाती है। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, वो बस एक मकड़ी से डर गई थी। अब रे जो होती है वो कैली को लकड़ियां लाने के लिए कहती है, जिसके चलते कैली बाहर निकल गई थी। जब वो लकड़ियां लेकर घर आती है तब वो अपनी माँ को रोता हुआ पाती है। वो याद करती है कि किस तरह से लुइस उसकी माँ को रोने से रोकता था, उसको समझाया करता था। वो कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें वहीं रह जाती है, और सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। और रे इसी डर से अपने पति की यादों को भूल जाना चाहती थी क्योंकि वो समझ रही थी कि उसका पति कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए। अब रात को ये लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर कैली अपनी माँ से ये कहती है कि क्या वो उसके पिता के रिसर्च पेपर्स को रख सकती है, जिस पर उसकी माँ हाँ कर देती है और कैली इससे काफी खुश थी। सीन चेंज होता है जहाँ पर कैली अपने पिता के रूम में लेटी हुई थी। तभी उसकी नजर उसी स्टीरियोस्कोप पर जाती है। अब वो स्टीरियोस्कोप के जरिए देखने लगती है जहां पर उसे मल्टीपल लेयर्स दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो उनमें से उस डिस्क को इंसर्ट करके देखती है, जिसके बाद उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। खैर इसी बीच उसे उसके माँ के चिल्लाने की आवाज फिर से आती है और वो नीचे जाने लगती है। नीचे उसकी माँ नहीं दिखाई देती, जिसके बाद वो दोबारा उस स्टीरियोस्कोप में देखती है और तब उसे उसकी माँ दिखाई देने लगती है। उसकी माँ अपने आप को किसी से बचाने की कोशिश कर रही थी और वो था एक क्रीचर जो कि उसकी माँ के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर कैली काफी डर जाती है और वो स्टीरियोस्कोप को हटा लेती है, जिसके बाद उसकी माँ और वो क्रीचर भी गायब हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो हुआ ये सब था क्या। तभी उसकी माँ लेकिन बाहर से आती है और अगली सुबह कैली को वही क्रीचर अपनी माँ के ऊपर हमला करते हुए उसे सपने में दिखाई देता है, जिससे कि उसकी आंख खुल जाती है। तभी हम रे को देखते हैं जो कि अपनी विंडो पर हाथों के निशान देखती है जो कि बाहर की ओर से बने हुए थे। बाहर जाकर वो देखती है कि एक ड्रम पर पैरों के निशान भी थे। इसका मतलब कोई रात में उनके ऊपर नजर रख रहा था। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम कैली को रूम के अंदर देखते हैं जहां पर वो एक डायग्राम को नोटिस करती है जो कि एक डिस्क का था। वो देखती है कि डिस्क में अलग अलग रंग अलग अलग चीजों के लिए हैं। अब वो अपने पिता की डायरी को चेक करती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जब भी वो स्टीरियोस्कोप से देखता है तो रीक कहीं ना कहीं से आ जाता है। अब ये रीक क्या था, तो उसका जवाब भी कैली को मिल जाता है। असल में रीक वही मॉन्स्टर या फिर क्रीचर था जो कि हमको शुरुआत में या फिर अभी दिखाया गया। और ये बात उसे तब पता चलती है जब वो दीवार पर उसकी फोटो को देखती है। और हम जानते
जानते हैं कि उसके पिता लुइस को इसी क्रीचर ने खत्म किया था। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टीरियोस्कोप था, इसके जरिए कैली दूसरे डायमेंशंस में या फिर ये कहूँ कि एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर देख सकती थी। और ये जो अलग अलग रंग होते हैं ये अलग अलग यूनिवर्सेस को दर्शाते थे। तो जो कैली ने पहले देखा था उसकी मॉम को उस क्रीचर के साथ, वो असल में दूसरे यूनिवर्स की पिक्चर थी, यानी कि जहाँ पर ये सब हो रहा था। अब यहाँ कैली उस स्टीरियोस्कोप से देखना शुरू करती है और उसे उसके पिता के रूम के अंदर विस्की रखी हुई दिखाई देती है जो कि उसके यूनिवर्स की नहीं थी। खैर अब उसे कुछ आवाजें आती हैं जो कि दूसरे यूनिवर्सेस से आ रही थी। वो नीचे जाकर चेक करती है तो उसे नीचे अपने माता पिता आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर कैली भी आती है जो कि दूसरे यूनिवर्स की थी और उस दूसरे यूनिवर्स में रे अपने पति को बताती है कि उसने उस क्रीचर को देखा। खैर इसी बीच कैली की आंटी भी आ जाती है और वो स्टीरियोस्कोप को रख देती है, लेकिन अपने पिता को देखने के बाद वो काफी इमोशनल हो गई थी। एटलीस्ट यहाँ पर तो उसके पिता मौजूद नहीं थे, लेकिन दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर वो झांक सकती थी। लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर ताका झांकी करना ठीक नहीं होता। खैर अब उसकी आंटी मैग उससे बात करती है और वो ये चाहती थी कि वो उसके साथ रह ले, लेकिन कैली उन्हें मना कर देती है क्योंकि कैली की जरूरत उसकी माँ रे को ज्यादा है। जिसके बाद मैग वहाँ से जाने लगती है और उसी वक्त रे भी वहाँ पर आती है और रे और मैग के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, इसलिए रे मैग से लड़ने लगती है और ये सब कैली सुन रही थी। वो अपनी माँ से नाराज हो जाती है क्योंकि आंटी मैगी थी जिससे कि वो अपने पिता के बारे में बात कर सकती थी। जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर वो अपने पिता को दोबारा देखना चाहती थी और फिर से वो वही गलती करती है। यहाँ पर हर डिस्क के कलर्स में अलग अलग नंबर्स भी थे और उन्हीं नंबर्स के हिसाब से वो अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर देख सकती थी। खैर अब वो दोबारा से उसी येलो वाली साइड से अपने पिता को ढूंढती है। अब वो नंबर को चेंज करके भी देखती है और इन सब का इफेक्ट इस यूनिवर्स के अंदर भी हो रहा था। रे को दूसरे यूनिवर्स का एक पोर्टल जैसा ग्लिम्स दिखने लगता है, मतलब कि अगर स्टीरियोस्कोप को कोई भी इस्तेमाल करता है तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि दूसरे यूनिवर्स का एक पोर्टल खुल जाए। और मूवी की शुरुआत में हमने यही देखा था जिसके अंदर लुइस ने उस क्रीचर को गायब करने के लिए स्टीरियोस्कोप में कुछ किया था। खैर अब रे इस पोर्टल को देखकर इसे अपने मन का वहम समझ लेती है। तभी कैली आगे बढ़ती है जहाँ पर वो अपनी खुद की लाश को देखती है और उसे उसी क्रीचर ने खत्म किया था और वो क्रीचर भी एकदम कैली के सामने आ जाता है। जिसके बाद वो स्टीरियोस्कोप को हटा देती है, जिससे होता यह है कि जो पोर्टल खुल गया था वो भी गायब हो जाता है, यानी कि इसके जरिए पोर्टल्स भी ओपन हो सकते हैं और वहाँ के लोग और कोई भी खतरनाक क्रीचर हमारी असल दुनिया में आ सकते हैं। खैर इससे उसकी माँ काफी डर चुकी थी और कैली अपने पिता के रिसर्च को चेक करती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि रीक और ये डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि श्रापित हो, लेकिन लुइस भी इसको लेकर श्योर नहीं था। खैर आधी रात को कैली को कुछ आवाजें आती हैं और वो नीचे जाकर चेक करती है जहाँ पर उसे उसकी माँ दिखती है जो कि लाइट्स को चेक कर रही थी। रे कैली के हाथ पर एक वॉच को देखती है और उसके बारे में उससे पूछती है। तब कैली बताती है कि ये उसे उसके पिता के सामान के अंदर से मिली है, जिस पर रे कहती है कि उसके पिता को सिल्वर से एलर्जी थी तो ये उनकी हो ही नहीं सकती। खैर यहाँ रे कैली से सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने के बारे में कहती है, लेकिन कैली अपने पिता को भूल नहीं पा रही थी। अब अगले दिन वो अपने पिता के बार्न पर जाती है जहाँ पर उसे और भी कुछ पता चल सकता था, यानी कि इसी स्टीरियोस्कोप के बारे में। वहाँ जाकर उसे एक किताब मिलती है जो कि पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड थी। वो उसे अपने पास रख लेती है जिसके बाद उसे अपने पिता की बात याद आती है जहाँ पर उसके पिता ने कहा था कि वो जहाँ पर जा रहे हैं वो एक यूनिवर्स है, लेकिन इसके अलावा कई सारे यूनिवर्सेस हैं, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सेस जिसके अंदर वो देख सकते हैं, लेकिन ट्रैवल कैसे करना है वो उनको नहीं पता था। अब प्रेजेंट टाइम में कैली अपने पिता की किताब को देखती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि क्या वो यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पर वो उस डिवाइस से फिर से देखने लगती है। दूसरी तरफ इसका असर हमें घर पर देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर एक पोर्टल खुल रहा था जिसके अंदर से उसी क्रीचर रीक का हाथ निकलता है, लेकिन इस बात से अनजान कैली अपनी ही मस्ती में थी। वो देखती है कि उसके पिता की लिखी हुई थियोरीज को जिसके अंदर स्टीरियोस्कोप के जरिए किसी चीज को दूसरे यूनिवर्स में पहुंचाया जा सकता है। कैली ये कीड़े के साथ कर देखती है जहाँ पर वो उसे दूसरे यूनिवर्स में पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो दूसरे यूनिवर्स के जरिए उस कीड़े को देख रही थी। दूसरी तरफ रीक पूरी तरह से पोर्टल से बाहर आ चुका था। रे उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन वो गायब हो जाता है क्योंकि सही समय रहते कैली ने उस डिस्क को निकाल दिया था। कैली अब किसी की आवाज को सुनती है जो कि उसे ही बुला रही थी। वो उसे ये कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। उसके पिता अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं वो बस उसको नहीं पता। अब वो लड़का जो कोई भी था वो कैली के स्टीरियोस्कोप और उनके यूनिवर्सेस में देखने की शक्तियों के बारे में सब कुछ जानता था। कैली उससे डर रही थी क्योंकि उसके हाथों में एक एक्स भी थी। दूसरी तरफ रे लुइस के रूम में जाती है जहाँ पर वो उसी क्रीचर का स्केच देखती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा भयभीत हो गई थी और अब वो अपने पति की सारी रिसर्च दीवार से हटा देती है। मीनवाइल कैली उस लड़के को उस एक्स को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का ये कहता है कि उसने इस एक्स को कैली को ही बचाने के लिए लिया है ताकि वो उसे रीक से सेफ रख पाए, लेकिन फिर भी वो उसे नीचे रख देता है। जिसके बाद कैली उसके सामने आती है। वो लड़का अपना नाम ड्रू बताता है। वो बोलता है कि अच्छा
बच्चा हुआ उसने वो डिस्क निकाल ली थी, वरना वो दोनों अभी तक मारे जाते। दरअसल डिस्क जब तक उसमें लगी रहती है तब तक रीक यहाँ पर आ सकता है, लेकिन जैसे ही डिस्क निकल जाती है वो अपने यूनिवर्स में चला जाता है। कैली पूछती है कि उसे इन चीजों के बारे में कैसे पता, इस पर ड्रू बताता है कि उसे ये सब लुइस ने ही बताया था, मतलब कि कैली के पिता ने। लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स वाले लुइस की बात कर रहा था जो कि यूनिवर्स नंबर 5 से थे, लेकिन अब वो यहाँ पर फंसे हुए थे। अब इसी बीच कैली अपने घर से धुआं निकलते हुए नोटिस करती है और वो दौड़कर अपने घर में जाती है जहाँ पर उसकी माँ उसके पिता की सारी रिसर्च को जला चुकी थी। ये देखकर कैली को काफी बुरा लगता है। उसकी माँ कैली के हाथों में स्टीरियोस्कोप को देखती है और वो उसे भी छीन कर जला देती है क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और इससे कैली को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। एंड आई बिलीव कि उसने काफी सही काम किया था, ये चीज बिल्कुल गलत थी। इस तरह से दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर ताका झाकी करना बिल्कुल ठीक बात नहीं होती, इससे प्रेजेंट टाइम भी खराब हो सकता है। खैर अब रात में उसकी माँ उसे बुलाने आती है, लेकिन कैली कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद में वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाती है। वो जाती है सीधा बार्न के अंदर ड्रू को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी रेबी वहाँ पर आ जाती है और आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि अब वो घर से भागने भी लगी है, जिस पर कैली भी चुप नहीं बैठती, उल्टा वो अपनी माँ को सुनाने लगती है। वो ये कहती है कि वो अपने पति का घर बेच रही है और फिर उसने उसके पिता की रिसर्च को भी जला दिया और आंटी मैग बिल्कुल सही कहती थी कि उसे अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहिए, और इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। खैर अब रूम में आकर कैली नोटिस करती है कि उसकी टेबल पर स्टीरियोस्कोप बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ था, वो बिल्कुल पहले जैसा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी ड्रू उसके सामने आ जाता है और वो स्टीरियोस्कोप असल में वही लेकर आया था। अब कैली ये कहती है कि उसकी माँ ने तो इसे उसके सामने ही जला दिया था, जिस पर ड्रू कहता है कि उसे जलाया नहीं जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये डिवाइस खास है बल्कि श्रापित भी है, और इसको इस तरह से मानो कि ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसके चलते आप काफी कुछ कर तो सकते हो, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक खतरनाक चीज है जो कि है वो रीक क्रीचर, जिसके चलते इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। खैर अब यहाँ कैली उससे ये पूछती है कि क्या उसके पिता जिंदा है, जिस पर वो हाँ बोलता है। वो बताता है कि सिर्फ उसके पिता ही ये बात जानते हैं कि इस स्टीरियोस्कोप को कैसे नष्ट करना है, और इसलिए ड्रू उन्हें ढूंढ रहा था। अब इन दोनों की आवाज रेबी सुन पा रही थी और अंदर ड्रू बताता है कि उसके दुनिया में रीक ने सबको मार दिया है, इवन लुइस को भी, और लुइस ने ड्रू को बचाने के लिए उस रीक को अपने पीछे लगा लिया था। उसने उस रीक को उस डिवाइस से दोबारा वेल के जरिए भेज दिया था। अब यहाँ पर वेल जो है वो एक दीवार की तरह है जो कि दो यूनिवर्सेस को जोड़कर रखता है, एक थिन फाइन लाइन, और उसी के जरिए लुइस ने उस रीक को भेज दिया था। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात और पता चलती है, और वो ये है कि जो लुइस मूवी की शुरुआत में खत्म हुआ था वो ड्रू के यूनिवर्स वाला था, ना कि असली लुइस। तो इसका मतलब साफ है कि जो कैली के असल पिता हैं इस यूनिवर्स वाले वो अभी भी जिंदा हैं। ड्रू तभी ये बताता है कि अगर रीक पूरी तरह से उसकी दुनिया में आ गया तो वो उसकी दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। अब इनकी बातों के बीच में कैली की जो माँ होती है वो दरवाजे पे दस्तक देने लगती है। कैली जल्दी से ड्रू को बार्न में भेज देती है और कहती है कि वो उससे 20 मिनट में वहां मिलेगी। जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है जहां पर रे कैली से पूछती है कि उसने कुछ आवाजें सुनी थी। तब कैली उसके सामने झूठ बोलती है कि वो कॉल पर बात कर रही थी। जिसके बाद कैली ड्रू के पास चली जाती है और ड्रू कैली से कहता है कि वो लोग चौथे नंबर वाले यूनिवर्स में जाएंगे उसके पिता को ढूंढने के लिए। फिर इसके बाद वो दोनों उस डिवाइस को 4th नंबर पर सेट करते हैं और चले जाते हैं 4th नंबर यूनिवर्स में। वहां पहुंचकर ड्रू को अजीब लगता है क्योंकि वहां पर हर तरफ फॉग ही फॉग था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये यूनिवर्स भी खत्म हो चुका हो। वो कहता है कि शायद यहाँ पर वेल फेल हो गई होगी जिससे कि ये सब हुआ है। कैली कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वेल क्या है, जिस पर वो बताता है कि वेल एक दीवार की तरह है जो कि दुनियाओं के बीच होती है और ये एक बैरियर है जो कि रीक को किसी भी दुनिया में घुसने से रोकता है और इसी से पोर्टल ओपन होता है। यानी कि आई बिलीव कि जब भी स्टीरियोस्कोप को चलाया जाता है तो ये जो वेल वाली दीवार होती है उसके अंदर ही एक पोर्टल बनता है जिसके जरिए ही ये रीक यहाँ से वहां जा सकता है। अब वो बताता है कि इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से वेल गिर भी सकती है जिसके बाद दुनियाओं के बीच का कोई भी बैरियर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपका एक और डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा। दरअसल ड्रू जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड में दूसरे लुइस की वजह से ही आया था, मतलब उसी ने उसे यहाँ पर भेजा। खैर वो लोग अब वहाँ पर ड्रू के घर को ही चेक करने लगते हैं जहाँ पर ड्रू की माँ की लाश पड़ी हुई थी। सब कुछ तहस नहस था, लेकिन यहाँ पर ड्रू की जो ओरिजिनल माँ थी उसकी यूनिवर्स वाली वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर ड्रू को पता चल चुका था कि ये यूनिवर्स भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से जाने की बात करता है। लेकिन कैली कहती है कि उसके पिता यहाँ तो हो ही सकते हैं, लेकिन ड्रू को ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था और इसी बीच रीक वहाँ पर आ जाता है। अब वो उन पर हमला करने लगता है जिससे कि कैली खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और ड्रू बाहर चला जाता है।
लेकिन रीक जो होता है वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने लगता है कि तभी सही समय रहते ड्रू आकर कैली को डिवाइस ऑन करने के लिए कहता है और ये करते ही कैली और ड्रू पहले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ कैली अपने पिता को ढूंढना चाहती थी लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब ड्रू उसे सब कुछ बताता है, वो उसे सच्चाई बताता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तो जो 5वें यूनिवर्स वाला लुइस था उसने इस डिवाइस को इन्वेंट नहीं किया, इस डिवाइस को इन्वेंट किया था पहले यूनिवर्स वाले लुइस ने। और अब यहाँ पर हम इनको लुइस 1 और लुइस 5 बुलाएंगे। अब हुआ ये था कि ये जो डिवाइस था वो एक दिन अचानक से लुइस 5 के सामने अपने आप ही आ गया था, जिसे उसने इस्तेमाल किया और उसे समझने की कोशिश करी। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता है, उसे वेल के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पर हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है पूरी तरह से कि ये जो रीक क्रीचर है वो रहता कहाँ पर है। तो ये जो क्रीचर है वो दोनों दुनियाओं के बीच वेल नाम की जगह पर ही रहता है और वेल ही उसे दूसरे दुनिया में जाने से रोकता है। मतलब कि ये जो क्रीचर है वो एक अलग ही डायमेंशन से बिलोंग करता है और जब भी स्टीरियोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है पोर्टल बनता है जिसके जरिए वो वहां पर जा सकता है किसी भी यूनिवर्स के अंदर जहां पर पोर्टल ओपन होगा। खैर अब वो उस स्कोप को काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था और इससे एक दिन रीक पोर्टल के जरिए वहां पर उसके पास आ गया और वो उस पर हमला करने लग गया था। लेकिन होता यह है कि सही समय रहते उसने उस डिस्क को निकाल दिया, वरना वो मारा जाता, लेकिन इससे उसके हाथ पर चोट लग गई थी। अब उसने ये सारी बातें ड्रू को बताई थी और ड्रू ने उसे समझाया भी था कि अगर वो उसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो इसके लिए नहीं माना और जो यूनिवर्स 5 होता है वो तबाह हो जाता है। उसे रोकने के लिए उन्होंने लुइस 1 को बुलाया। उन्हें पता था कि इस चीज को सिर्फ लुइस 1 ही ठीक कर सकता था और इसलिए लुइस 1 को लुइस 5 ने किसी और यूनिवर्स में भेज दिया था जो कि अभी सेफ है, ताकि वो सुरक्षित रह सके और बाद में इन सब चीजों को फिक्स भी कर सके। यानी कि जो शुरुआत वाला लुइस था वो लुइस 5 था और जो यहाँ कैली के साथ वाले पिता हैं यानी कि लुइस 1 वो किसी और यूनिवर्स में अभी सेफ हैं और इसी तरह से उन्होंने लुइस 1 को कहीं और ही भेज दिया और अब वो कहाँ पर है उनको भी नहीं पता। ये सुनकर कैली काफी गुस्सा होती है और वहां से जाने लगती है। अब जाते हुए वो गिर भी जाती है जिसके बाद डिस्क घूमकर कहीं चली जाती है और कैली इस बात से अनजान थी कि तभी उसकी माँ और उसकी आंटी वहां पर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। अब वो दोनों ही कैली से पूछने लगती हैं कि आखिर वो कहाँ चली गई थी, वो उसको हर जगह ढूंढ रही थी। तब जाकर कैली उनको बताती है कि उसके पिता जिंदा हैं और वो किसी और ही यूनिवर्स के अंदर फंसे हुए हैं और वो उन्हें साबित भी कर सकती है। वो उन्हें बताना चाहती थी लेकिन डिस्क उसके पास नहीं थी। खैर अब इसके बाद में वो अपनी आंटी और माँ को सब कुछ समझा रही होती है, लेकिन कैली की आंटी मैग ये कहती है कि ये सब कुछ बकवास है। लेकिन इस बार उसकी माँ उस पर विश्वास करती है क्योंकि उसने भी रीक को देखा था और उसे अपनी बेटी कैली पर पूरा विश्वास था। लेकिन आंटी उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं करती और कैली को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन कैली अपनी आंटी को साफ इनकार कर देती है कि वो उनके साथ नहीं रहेगी, जिसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है और मैग वहां से निकल जाती है। अब यहाँ कैली अपनी माँ को सारी बातें समझाती है कि उन्हें उसके पिता को लेने के लिए अलग अलग दुनियाओं में जाना होगा। खैर तभी वहां पर ड्रू आ जाता है और ड्रू भी उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन कैली उसकी हेल्प नहीं चाहती थी। लेकिन ड्रू के पास ही डिस्क होती है और उसके बिना वो नहीं जा सकते थे। तब जाकर कैली मान जाती है और ड्रू डिस्क को कैली को दे देता है। रे कहती है कि क्या उन्हें उस लड़के पर भरोसा करना चाहिए। तब कैली कहती है कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में उससे ज्यादा पता है, लेकिन स्टिल मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि जो यूनिवर्स 5 वाला लुइस था उसने यहाँ पर सारी बातें ड्रू को ही क्यों बताई थी। एनीवेज इसके बाद ये तीनों बार्न के अंदर चले जाते हैं और बार्न में जाकर वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं यानी कि यूनिवर्स नंबर 2 में। आगे बढ़ने पर उन्हें लुइस मिल जाता है जो कि उनके ऊपर बेसबॉल बैट तान देता है, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो उसका ही परिवार है, लेकिन बस दूसरे यूनिवर्स का। और ये जो लुइस था वो अलग लुइस था। अंदर जाकर वो लुइस के पूरी परिवार से मिलते हैं जिसके अंदर रे नंबर 2, कैली नंबर 2 होते हैं और वो उनको पूरी सिचुएशन समझा देते हैं कि वो अपने पिता को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर लुइस 2 उनसे कहता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और बाहर लेकर आता है एक गन। दरअसल उसे वो डिवाइस चाहिए था, उसे लग रहा था कि वो उस डिवाइस से बच सकता है। अब कैली 1 को वो डिवाइस उसे देना पड़ता है और वो उस डिवाइस को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि वहां पर वेल का दरवाजा ओपन हो गया था और वहां पर भी रीक आ जाता है। रीक आते ही सबसे पहले कैली 2 को मारता है। कैली 1 और बाकी उसे फिक्स करने लगते हैं और डिस्क निकाल देते हैं, लेकिन वेल अब जा चुका था, जिससे होता यह है कि रीक को वापस नहीं भेजा जा सकता था और ड्रू इन सब में अपनी जान दे देता है। ये देखकर कैली को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद कैली और रे वहां से निकल जाते हैं। खैर इसके बाद ये लोग जाते हैं दूसरे यूनिवर्स में और ये यूनिवर्स था 5वां वाला, जो कि सबसे पहले रीक ने तबाह किया। उन्हें लगता है कि लुइस शायद उन्हें यही मिलेगा, लेकिन तभी रीक वहां पर भी आ जाता है। रीक उनके ऊपर हमला कर देता है और वो उन्हें हाथ से मारने लगता है, लेकिन कैली अपना हाथ बीच में ले आती है और उसके हाथ में था वो डिवाइस, जिस पर लगते ही रीक जो होता है वो ग्लिच होने लगता है, यानी कि वो उसी से जुड़ा हुआ था। जिसके बाद वो बाहर आते हैं जहाँ पर रे कैली को कहती है कि वो यहाँ से चली जाए और वो उस क्रीचर को भटकाएगी। कैली ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ये करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, अदरवाइज वो दोनों ही मारे जाते।
होते। वो क्रीचर री का बाहर आता है और रे के ऊपर हमला कर देता है। वो रे को मार ही डालता, लेकिन तभी लुइस पीछे से आकर उसे शूट करता है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए चला जाता है। यहाँ पर लुइस अपनी बेटी और बीवी से मिलता है और बहुत खुश होता है। अब उन्हें घर जाने के लिए वो डिवाइस चाहिए था, लेकिन फिलहाल रीक अंदर हो सकता था, इसलिए उसके पिता उन दोनों को ही एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं कि बिना स्टीरियोस्कोप के वो वहां से नहीं जा सकता था। वो प्लान बनाते हैं कि सुबह में वो स्टीरियोस्कोप को लेकर आएंगे। इसके बाद सुबह ये तीनों ही वहां पर जाते हैं जहाँ स्टीरियोस्कोप था, और तभी रीक वहां पर भी आ जाता है, लेकिन लुइस उसे अपने पीछे लगा लेता है। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी उस स्टीरियोस्कोप को ढूंढने लगते हैं और लकीली उन्हें वो मिल जाता है। तभी उनके पिता बाढ़ में छिप जाते हैं और इधर कैली और रे अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं और एक सुरक्षित यूनिवर्स में आकर वो बाढ़ में जाते हैं और यूनिवर्स 5 में टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पर उनके पिता थे। जिसके बाद वो तीनों ही एक साथ मेन यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स 1 में आ गए थे। अब यहाँ पर ये तीनों ही सुरक्षित होते हैं और वहाँ उनकी आंटी मैग भी थी, जो कि अपने भाई लुइस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वेल अपीयर होता है और उसमें से रीक निकलता है। वो चारों अब कार में बैठते हैं क्योंकि वो बहुत डर गए थे, लेकिन रीक उनके ऊपर हमला कर देता है। तब कैली को एहसास होता है कि रीक की कमजोरी वही डिवाइस है, और जब रीक ने उस डिवाइस के ऊपर खरोंच मारी थी तब वो ग्लिच होने लगा था। अब इस बात की रियलाइजेशन होने के तुरंत ही बाद कैली उस स्टीरियोस्कोप को रीक के मुंह में ही डाल देती है, जिसके बाइट फोर्स से वो टूट जाता है। जिसके बाद रीक और वो डिवाइस दोनों खत्म हो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम लुइस और उसके परिवार को देखते हैं, जो कि साथ में काफी खुश थे। खैर अब कैली बाहर देखती है जहाँ पर जले हुए सामान में एक डब्बा था और उसके अंदर थी और भी बहुत सारी डिस्क, जिसको देखकर वो उसे गाड़ देती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी हम वहां पर वेल को अपीयर होता देखते हैं। मतलब कि खतरा अभी भी टला नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये खाली एक डिवाइस नहीं था, बल्कि काफी सारे लुइस लोगों ने इस डिवाइस को बनाया होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बट हे, लेट्स वेट। इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देख पाते हैं, जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ थी। जिसके बाद वो लेडी अपने रूम के बाहर चेक करने आती है, जहां पर उसे एक डब्बे के अंदर यही स्टीरियोस्कोप मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये चीज बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती, एंड आई बिलीव कि ये जो वेल इससे पहले अपीयर हुआ था वो इसी स्टीरियोस्कोप की वजह से हुआ होगा। इस लेडी ने यहाँ पर एक्साइटमेंट में आकर स्टीरियोस्कोप से देखा होगा, जिसके बाद वहां पर वेल का पोर्टल ओपन हो गया, और इसी के साथ अब ये मूवी फाइनली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टीरियोस्कोप फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब देखो, ये जो स्टीरियोस्कोप था ये पक्का श्रापित हो चुका होगा, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके साथ जरूर हुई थी, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं रीक एंटिटी से जुड़ गया था। अब देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रीक है ना, ये काइंड ऑफ एक तरह से गार्डियन है इन दीवारों का, यानी कि वेल का, क्योंकि जो कोई भी इसको इस्तेमाल कर रहा था वो उसके पीछे ही आता था। सोचकर देखो कि कोई इंसान आपकी दुनिया में जबरदस्ती आना चाहता है, आपकी जगह को भी वो ले सकता है, और इससे काफी खतरा भी हो सकता था, जिसके चलते आई बिलीव कि रीक उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था, ना कि वो ऐसे ही तबाही फैला रहा था। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि एक बार अगर ये रीक किसी यूनिवर्स के अंदर आ गया तो वो सोचता है कि ये पूरा ही यूनिवर्स खतरा हो सकता है, जिसके चलते वो पूरे ही यूनिवर्स को खत्म कर रहा था। तो ये रीक एंटिटी काफी खतरनाक है, इसी स्टीरियोस्कोप से जुड़ी हुई है, और इसको खत्म करने का तरीका यही है कि इसी स्टीरियोस्कोप को खत्म कर दिया जाए। एंड में ऐसा किया भी गया था, लेकिन पता नहीं ये वापस से कैसे आ गया। हो सकता है कि दुनिया के अंदर और लोगों ने भी इसको इन्वेंट कर लिया होगा, या फिर ये हो सकता है कि अगर एक लुइस ने ऐसा किया था तो माइट भी और भी लुइस जो थे उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, और सारी चीजों को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन इन केस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक एक बहुत बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी वनीता आली नरेगा को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट मूवी है, देखने में मजा आ जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पे ही मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए